Hello dear students, welcome back again to class 10th biology. As you all know, we are discussing the chapter heredity or we have already discussed various topics under this chapter like हमने वेरिएशंस इन हेरिडिटी पूरे डिटेल में पढ़ा, हमने ट्रेट्स जाने, व्हाट आर ट्रेट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं और कौन से ट्रेट्स ट्रांसफर नहीं होते। हमने ग्रीगर मेंडल के बारे में जाना, हु वॉज ग्रीगर मेंडल, उन्होंने क्या काम किया, किस पे काम किया और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कैलकुलेशंस दी जेनेटिक्स के लिए। हमने उसी के आधार पे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में जाना, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस डिटेल में जाना और उसमें जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स थे हमने वो भी ध्यान से जाने और हमने जो वेरियस लॉज थे लाइक द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनको हमने क्रॉस के साथ और उनकी एक्सप्लेनेशन को भी हमने डिटेल में जाना। नाउ कम टू द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा इनमें से आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द चांसेस जो हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स, वेरिएशंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स पूछ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक 3 मार्क्स के, और इसमें लॉन्ग आंसर में आपको पूछ सकते हैं, कोई आपको स्पेशल केस स्टडी दे दी जाए कि 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम लेके आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन करें, तो क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। बट ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन सब टॉपिक है इसमें से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कोई एक नया टॉपिक नहीं है या फिर कोई एक बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा उसकी जो सेक्स है, वेदर इट इज मेल और इट इज फीमेल, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो ये फाइनलाइज करते हैं कि जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म होगा फ्यूजन के बाद वो मेल डेवलप होगा या फिर फीमेल डेवलप होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम है ये बेसिकली जो ये डिटरमाइन करता है, ये फाइनलाइज करता है द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेक्स। एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स के बारे में ये डिटरमाइन करता है। और क्या है ये? The process by which the sex of the individual is determined or decided based on the genetic material composition। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही डिटरमाइन करता है वेदर द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब ये सेक्स जो एक्सप्रेशन है कौन जेनेटिक मटेरियल में क्या डिटरमाइन करेगा? उसके क्रोमोसोम और उसके जीन्स। मोस्टली क्रोमोसोम्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उसके जीन्स डिटरमाइन करते हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम, और ये जो 46 क्रोमोसोम है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। हर एक क्रोमोसोम का अपना होमोलोगस पेयर, अपनी आइडेंटिकल कार्बन कॉपी जो है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड अ सेल। ठीक है, तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम ये तो हम डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, अगर हम इनको मतलब पेयर में बोले तो 46 का क्या बनेगा? 23 पेयर, है ना। 23 पेयर में ये प्रेजेंट होंगे। और इन 23 पेयर की भी अगर हम डिटेल में बात करें तो इनमें से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर द नॉर्मल क्रोमोसोम, ये इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, बट जो लास्ट पेयर है वो ही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। इसीलिए हम उन क्रोमोसोम को, वो जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हम उनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? तो ये है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। हम आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास जो लास्ट क्रोमोसोम है जिनको हमने बोला कि ये पेयर में प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं? सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। दे आर डिफरेंट इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। जो मेल है उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर XX टाइप, बट इन मेल ये है
XY टाइप, ठीक है। XX टाइप जो होंगे वो फीमेल में होंगे और XY टाइप जो है वो किस में होंगे, मेल में प्रेजेंट होंगे। ये किस तरह से दिखते हैं मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो है XY टाइप एंड द फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दे आर आइडेंटिकल, दे आर XX टाइप। क्लियर हो गया? चले हम नेक्स्ट। तो अब क्या है बेटा, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मैंने आपको क्या बताया, मेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दे आर XY टाइप एंड इन फीमेल दे आर XX टाइप, ठीक है। तो अब क्या है, ये मदर है जिसमें किस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट है XX, ये फादर है जिसमें किस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे XY, ठीक है। अब हमने जाना कि जो मदर पेरेंट है या फिर जो फादर पेरेंट है उनमें मियोसिस के दौरान क्या होती है, उनके गैमेट्स की उनमें उनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ फीमेल देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ओवा, तो हम बोलेंगे कि उनमें या तो ये वेरिएशन आएगी, हमारे पास दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे, है ना, इससे ये और इससे ये। और अगर हम ये फादर पेरेंट की बात करें तो उनमें दो क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट हैं, तो हमारे पास किस तरह से आएगा X एंड Y, इस तरह से गैमेट्स बनेंगे, है ना, यही होगा। अब अगर इनकी फ्यूजन होती है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ये कंबाइन करेंगे तो गर्ल चाइल्ड, ये कंबाइन करेंगे तो बॉय चाइल्ड, बिकॉज Y क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन कर रहा है ना, क्योंकि X X X ये तो सब में प्रेजेंट है, डिफरेंस इस Y क्रोमोसोम में है ना। तो अब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास XY, है ना। मैंने क्या बताया, ये दो कंबाइन करें फिर ये दो कंबाइन करें, अब ये भी कंबाइन कर गए, अब हमने बताना है ये दो, ठीक है। तो हमारे पास 50% चांसेस जो होंगे वो हमारे पास गर्ल चाइल्ड के होंगे और 50% चांसेस जो होंगे वो हमारे पास किसके होंगे, बॉय चाइल्ड के। क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा? ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये आ गई हमारे पास फीमेल पेरेंट, ये आ गया हमारे पास मेल पेरेंट। इनके जो गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है उनमें क्रॉस, उनमें जब फ्यूजन होती है तो हमारे पास ये दो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, गर्ल, और ये दो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, गर्ल चाइल्ड। वैसे ही ये दो कंबाइन करके मेल चाइल्ड बनाएंगे और ये कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाएंगे, मेल चाइल्ड बनाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी 50% फीमेल एंड 50% मेल की, ठीक है। क्लियर हो गया आपको किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें एक चाइल्ड का सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट, फ्रॉम फीमेल पेरेंट एज वेल एज फ्रॉम द मेल पेरेंट। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, समझ आ रही है सबको? अब मैंने आपको बताया कि ये तो हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से होता है, और भी बहुत सारे इसमें ZY टाइप, हमने उनकी बात नहीं करनी है। हम अब ये जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो हैं, इन्वायरमेंट भी कभी कभी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। किस तरह से? अगर हम कभी कभी जो है बॉडी का साइज, यस, मेरीन वॉर्म्स जो हैं उनमें जो बॉडी का साइज है वो भी डिटरमाइन करता है वेदर द ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो फीमेल होगी या मेल होगी। ये किस तरह से होता है बेटा कि जो हमारे पास फीमेल ऑर्गेनिज्म है, हम इनकी बात कर रहे हैं जिसमें बॉडी के साइज की बात हो रही है, अगर फीमेल बॉडी तक कब बनेगी, जब हमारे पास बॉडी का साइज जो होगा वो लार्जर होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो लार्जर होगा, तो हमारे पास जो हमारे पास इंडिविजुअल डेवलप होगा वो फीमेल टाइप होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होगा तो हमारे पास मेल इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी। ये हम कर रहे हैं मेराइन वॉर्म्स की बात। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब अगर हम कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, ये तो मैंने आपको बताया बॉडी का साइज डिटरमाइन कर रहा है, बट अगर हम कुछ रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में जो उनके एग्स हैं वो इंक्यूबेट हो रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा वो मेल टाइप होगा या फीमेल टाइप होगा। किस तरह से, अगर हम टर्टल्स की बात करें तो अगर लो टेम्परेचर में उनके एग की इंक्यूबेशन होती है, लाइक टेम्परेचर 26 to 28 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे पास मेल इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। अगर हाई टेम्परेचर पे इनके एग्स की इंक्यूबेशन होगी फ्रॉम 31 to 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारे पास फीमेल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी। उसी तरह से अगर हम क्रोकोडाइल्स की बात करें तो लो या मीडियम टेम्परेचर में फीमेल की फॉर्मेशन होती है और मीडियम टेम्परेचर पे मेल की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं वो भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करता है। मैंने आपको किसके एग्जाम्पल से लेके बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का साइज जो है, अगर वो बिगर मतलब बिगर इन साइज है तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे पास फीमेल डेवलप होगी, ठीक है, जो चिल्ड्रन फॉर्मेशन होगी वो फीमेल टाइप होगी। और अगर हमारे पास स्मॉलर साइज के जो ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या इनकी फॉर्मेशन होती है, मेल की। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है हमारे पास कि टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर में अगर टर्टल्स के एग की इंक्यूबेशन होती है, उनको वार्म टेम्परेचर, उनको लो टेम्परेचर में रखा जाता है, तो हमारे पास मेल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी। और अगर हाई टेम्परेचर में रखोगे तो आप हमारे पास फीमेल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी। और क्रोकोडाइल्स में लो टू हाई टेम्परेचर फीमेल फॉर्मेशन होती है और मीडियम टेम्परेचर में मेल की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुआ? जिस तरह से हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं बेटा, उसी तरह से हमारे पास कुछ वो फैक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। और जेनेटिक फैक्टर मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो जेनेटिक्स होती है, जो क्रोमोसोम टाइप होती है, वो डिटरमाइन करता है जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे पास मेल टाइप होगा या फीमेल टाइप होगा। मैंने पीछे आपको क्रॉस से समझाया इसे कि हमारे पास मैंने क्या बताया कि फीमेल ऑर्गेनिज्म, जो फीमेल जो पेरेंट होगा उसमें हमारे पास किस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, XX टाइप, ठीक है। और जो हमारे पास मेल होते हैं उनके क्रोमोसोम कैसे होते हैं, XY टाइप। अब इनमें गैमेट्स की कौन सी प्रोडक्शन होगी, ये XX की फॉर्मेशन करेंगे और ये किस तरह से बनाएंगे, X और Y की फॉर्मेशन। फ्यूजन होने के बाद, अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था, ये XX टाइप, XY टाइप, XX टाइप, XY टाइप, मतलब कि 50% जो हैं वो फीमेल होंगी और 50% जो हैं वो क्या होंगे, मेल होंगे। 50% फीमेल एंड 50% मेल होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। 50-50% चांसेस रहते हैं मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन के भी और 50% चांसेस रहते हैं फीमेल चाइल्ड की फॉर्मेशन के भी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो स्पर्म है उनमें X टाइप ऑफ क्रोमोसोम है या फिर Y टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि ओवा में तो X टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा। क्लियर हो गया? अगर XX टाइप ऑफ ये गैमेट्स की फ्यूजन होगी तो फीमेल फॉर्म होगी और XY टाइप ऑफ जो स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा विद X टाइप ऑफ ओवम के साथ, तो मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जो मेल पेरेंट है वो डिटरमाइन, इन शॉर्ट मेल पेरेंट डिटरमाइन कर रहा है कि जो प्रोडक्शन होगी चाइल्ड की वो फीमेल टाइप होगी या मेल टाइप होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको, ठीक है। अब है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको अगर हम पेयर में बात करें तो 46 का ये 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल है, ये हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड सेल है, जिसमें हर क्रोमोसोम अपना सिंगल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। अब हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, इनमें से 22 जो पेयर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स। ये ऑटोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम इनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कुछ लेना देना नहीं है,
ठीक है, और ये मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं और ये हमेशा 22 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन ऑटोजोम्स एंड एलोजोम्स। अब एलोजोम्स क्या है भाई? एलोजोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम। कौन से? वो जो लास्ट पेयर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया टोटल 23 क्रोमोसोम है, जिसमें 22 पेयर जो है वो क्या है? हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स, जिनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, और जो लास्ट पेयर जो है वो क्या है? हमारे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको, मेल में ये XY टाइप होते हैं और फीमेल में ये XX टाइप होते हैं और इनका सिंगल पेयर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा? ये है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कैरियोटाइप। अब कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप होता है, देखो नंबर कहां तक लिखा है मैंने यहाँ पे, 22, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दैट मींस कितने क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग के 46 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप होता है जब हम क्रोमोसोम्स को उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर और उनको अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बिगर टू स्मॉलर, मैंने नहीं, जैसे यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो अरेंज्ड है। तो इन क्रोमोसोम को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, इनका सेंट्रोमेयर की पोजीशन, क्योंकि सेंट्रोमेयर की पोजीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। ये आप दूसरी क्लास, ये आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। कभी सेंट्रोमेयर टिप में प्रेजेंट होता है, कभी मिडल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब इनकी जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है उसके बेसिस पे इन क्रोमोसोम्स को अरेंज किया गया है, ठीक है। और हमने ये देखा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हर क्रोमोसोम की अपनी आइडेंटिकल कॉपी होती है, कि जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम है उसकी आइडेंटिकल कॉपी उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस, ये इसका होमोलोगस, वैसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, अप टू 22। तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो ऑटोजोम्स होते हैं वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 22 क्रोमोसोम। याद है? भूल गए? अभी बताया मैंने आपको कि ये जो ऑटोजोम्स है ये क्या है? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो बेटा 22 पेयर है क्रोमोसोम्स के, ये 22 तक, ये सारे के सारे ये क्या है? दे आर ऑल ऑटोजोम्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया था फीमेल में XX टाइप ऑफ क्रोमोसोम दोनों एक जैसे, तो ये क्या है? दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया? ये एक फीमेल का के क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइप बताया गया है इधर, ठीक है। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा बेटा? मेल में भी उसी तरह से क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। तो ये आ गए हमारे पास 22 तक नॉर्मल ऑटोजोम्स, ठीक है। एक किसी सेल की क्रोमोसोम्स की जब वो डिवाइडिंग फेज में है उसकी स्टडी की गई और उनके क्रोमोसोम्स को लेके स्टडी करने के बाद, स्टेन करने के बाद उनको अरेंज किया गया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास मेल ऑर्गेनिज्म है उनमें हमने बोला कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। Y क्रोमोसोम इज द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है, और ये X क्रोमोसोम जो है वो लॉन्गर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये आ गया कैरियोटाइप हमारे पास मेल इंडिविजुअल का। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सेक्स जो है ऑर्गेनिजम्स में वो डिटरमाइन करता है ह्यूमन बीइंग में टाइप ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेक्स सेल, है ना, इन गैमेट्स। क्लियर हो गया आपको सेक्स डिटर्मिनेशन? नो, ये टॉपिक बहुत इजी है, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम शिफ्ट करते हैं टू द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द आवर जेके बोस बुक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन, अगर कोई ए ट्रेट है जो क्या है? ए है, और वो ए ट्रेट जो है वो 10% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, जो पॉपुलेशन क्या है? ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है।
और जो ट्रेट बी है वो एग्जिस्ट करता है 60% पॉपुलेशन में, वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, कौन सा ट्रेट जो है वो पहले आया होगा। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जिसकी वजह से वेरिएशंस आने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, वेरिएशंस कम आते हैं क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना। तो अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो दोनों पेरेंट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनमें वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोई ट्रेट ए और बी जो है इतनी इतनी परसेंटेज एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि वेरिएशन अगर नहीं आई होगी, है ना, तो ट्रेट बी जो है वो पहले आया होगा, मे बी ये पहले आया होगा और ये ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करा होगा, है ना। तो क्लियर हो रहा है आपको ये कि हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। तो ट्रेट बी जो है वो पहले आया होगा, इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि वेरिएशंस एक ऑर्गेनिज्म में, एक स्पीशीज में होती है, उससे सर्वाइवल जो है वो कैसे बढ़ता है। हमने जाना कि वेरिएशंस जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, और जब वेरिएशंस जो हैं एक ऑर्गेनिज्म अपने में डेवलप करता है तो उससे एक जो चेंज्ड इन्वायरमेंट है उसमें रहने के लिए वो फ्रूटफुल होती हैं। तो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। जब वेरिएशंस वो अपने में लाएगा, क्रोमोसोम्स में लाएगा, वो वेरिएशन होगी, ट्रांसफर होंगी टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो इससे क्या होगा, जो यूजफुल वेरिएशंस होंगी वो रिटेन होती जाएंगी, और जैसे हमने पढ़ा था ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। फिट कैसे होगा, वो अपने बीच में चेंजेस लाएगा, और चेंजेस अगर एट द जीनिक लेवल होगी, एट द क्रोमोसोमल लेवल होगी, वो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट जनरेशन में। और नेक्स्ट जनरेशन में जब ये ट्रांसफर होती हैं तो ये एक्यूमुलेट होके, यूजफुल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होके एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है, जिसमें डिफरेंसेस होते हैं टू द पेरेंट, है ना। उनके जो जीनिक लेवल, उनके क्रोमोसोम लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट के, अगर हम कंपेयर करें तो ये जो वेरिएशंस होती हैं ये सर्वाइवल रेट बढ़ाती हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा चेंज्ड एनवायरनमेंट में। क्लियर हो गया। तो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, ये सर्वाइवल को प्रमोट करती है। क्लियर हो गया ये दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मेंशन्ड, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट या रिसेसिव, कि जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि हमने दो तरह के, हमने एक सिंगल ट्रेट को लेके हमने स्टडी किया था कि कैपिटल टी को हमने क्रॉस किया था स्मॉल टी के साथ। तो हमारे पास इस तरह से गैमेट्स की प्रोडक्शन हुई थी, और जब फ्यूजन हुई थी हमारे पास क्या हुआ था, सारे के सारे इंडिविजुअल जो थे वो क्या आए थे, टॉल टाइप आए थे। जब हमने इनकी सेल्फिंग की थी तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी टाइप ऑफ हमारे पास इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन हुई थी, जो हमारे पास 75% जो थी वो फिर भी टॉल टाइप थी, और जो हमारे पास 10%, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, और 10% इंडिविजुअल्स थे वो हमारे पास क्या थे, शॉर्ट टाइप, ड्वार्फ टाइप थे। ठीक है, तो कैसे जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो हमें बताता था कि डोमिनेंस की प्रेजेंस में जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लांट टाइप टॉल है, यहाँ पे भी प्लांट टाइप टॉल है, यहाँ पे भी प्लांट टाइप टॉल है, बट यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है, कोई भी डोमिनेंट इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हमारे पास ड्वार्फ टाइप ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होगी, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि मेंडल एक्सपेरिमेंट ने कैसे बताया कि ट्रेट जो होते हैं वो डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं। क्लियर हो गया आपको।
नेक्स्ट है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। हमने इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बड़े अच्छे तरीके से जाना था जब हमने दो ट्रेट्स एट ए टाइम स्टडी किए थे, है ना। हमने क्या ट्रेट्स लिए थे, फ्लावर कलर जो है वो ग्रीन टाइप है एंड द सीड्स आर येलो, है ना। फ्लावर कलर जो था वो हमारे पास ग्रीन टाइप था और सीड जो थे फ्लावर वो येलो कलर के थे, है ना। और राउंड टाइप एंड येलो, राउंड टाइप थे और येलो थे, और इसको हमने क्रॉस करवाया था विद रिंकल्ड विद ये रिंकल टाइप एंड येलो कलर, ग्रीन कलर, है ना। तो हमने ये देखा था जब इनके इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हुई थी, हमने देखा था जो गैमेट्स हो रहे हैं वो आर टाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे गैमेट्स जो थे वो स्मॉल आर टाइप प्रोड्यूस हो रहे थे। और जब इनकी क्रॉस हुआ था तो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप ऑफ जो इंडिविजुअल थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये था हमारे पास बेटा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग हुई थी तो सेल्फिंग के दौरान हमने ये देखा था कि हमारे पास 16 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस की प्रोडक्शन हुई। तो उनमें हमने देखा था कि जब राउंड टाइप ऑफ ये और ये येलो टाइप ऑफ सीड जो मतलब गैमेट्स में गए हैं, राउंड टाइप का येलो टाइप से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये इंडिविजुअली आए हैं, ये इंडिविजुअली आए हैं। नो डाउट हमारे पास जो 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हुए थे इन F2 जनरेशन, है ना, देखा था ना हमने, एक तो पेरेंट टाइप थे हमारे पास, हमने जो 16 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हुए थे, एक 9 जो थे वो हमारे पास राउंड टाइप एंड येलो थे, और जो हमारे पास एक जो था वो रिंकल टाइप एंड ग्रीन था, और 2 डिफरेंट हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस भी प्रोड्यूस हुए थे। बट कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्रेड्स थे वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए थे, एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं हुई थी। तो ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा है और किस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया था कि ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइनिंग ह्यूमन बीइंग। ये अभी हमने पढ़ा भाई कि जो मेल टाइप है उनके क्रोमोसोम्स होते हैं XY टाइप, और जो फीमेल होते हैं वो XX टाइप। फिर हमने इनकी गैमेट्स की प्रोडक्शन भी करवाई थी, और हमने ये जो चिल्ड्रन टाइप थी वो भी स्टडी की कि किस तरह से 50% जो है वो फीमेल चाइल्ड डेवलप होने के चांसेस होते हैं और किस तरह से मेल चाइल्ड डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इनको हमने डिटेल में अभी हमने इस लेक्चर को डिटेल में जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको या मैं फिर से बताऊं आपको, ये हमने बेटा अभी ही देखा ना कि XX टाइप XY टाइप पेरेंट थे, इसी तरह से पढ़ा हमने, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई और इनकी सेल्फिंग होने के बाद हमारे पास तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द क्रोमोसोम, ये गर्ल चाइल्ड होंगी और ये क्या होंगी, मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इंडिविजुअल का सेक्स जो है वो उसके क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट। अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। A Mendelian experiment consisting of breeding tall pea plant bearing violet flower। एक tall pea plant है, उसके ऊपर violet flower लगे हैं with a short pea plant wearing white flower। ठीक है, the progeny all bore white flower। जो इसके इंडिविजुअल्स होंगे वो सब में वायलेट फ्लावर होंगे, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन हाफ जो होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी। अब हाफ जो प्रोजेनी है वो हमारे पास, सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ प्रोजेनी जो है वो हमारे पास उन वैसे टाइप ऑफ प्लांट्स बन रहे हैं जो हाफ हाइट के हैं और उनके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
हम वो नहीं, ये अब इसको ये नहीं ले लेना कि ये कहीं पे मैंने करेक्शन बताई है आपको कि यही ऑप्शन है। प्योर टॉल हो नहीं सकता, प्योर टॉल इसमें भी है, ये भी हो नहीं सकता। तो लेट अस सपोज हम ये लेके क्रॉस करते हैं, हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, जो हमारे पास वायलेट टाइप ऑफ फ्लावर है। हम इसको प्योर ड्वार्फ के साथ कंपेयर करते हैं, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, एक गैमेट ये बने, दूसरे क्या बने, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, है ना। इस तरह के गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। अब ये हमारे पास आई F1 जनरेशन, नहीं ये अभी कहाँ आ गई F1 जनरेशन, ये क्या हुए, गैमेट्स हुए। अब जब इनको क्रॉस करवाते हैं हमारे पास क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये जेनेटिक मेकअप अगर हम चूज करके सिलेक्ट करें तो हमारे पास क्या आएंगे कि द प्रोजेनी ऑल बोर, सारी की सारी प्रोजेनी जो होगी उनमें किस तरह से फ्लावर होंगे, वायलेट फ्लावर होंगे, हमारे पास वायलेट कलर के फ्लावर होंगे, ये है ना वायलेट कलर का, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन ये शॉर्ट हाइट के होंगे। क्लियर हो गया। अगर हम ये लेके इसको करेंगे तो हमारे पास ये किसका ट्रेट है, ये हमारे पास है टॉल प्लांट का, ये भी टॉल प्लांट का, ये हमारे पास वो कैरेक्टर है जिनमें हमारे पास रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है ना। तो हमारे पास, और दूसरा ये बोल रहा है इस कॉम्बिनेशन को भी हम आप पूछ सकते थे कि मैम इस कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं लिया, इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें भी हमारे पास व्हाइट कलर ऑफ जो फ्लावर है उसका अलील प्रेजेंट है, वो जीन प्रेजेंट है, तो हमें व्हाइट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। हमें ये बोल रहा है कि सारे के सारे वायलेट फ्लावर हैं, तो सारे के सारे वायलेट जो है वो इसमें मिलेंगे हमें, ठीक है, और हमारे पास शॉर्ट हाइट का कैरेक्टर भी इसमें है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो सी टाइप होगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले हम, अब नेक्स्ट है अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज, वो बच्चे जिनकी लाइट कलर की आईज है, आर लाइकली टू हैव पेरेंट विद लाइट कलर आई, कि उनके पेरेंट्स की भी जो आई कलर होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पे कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, क्या हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि लाइट कलर आई जो है वो डोमिनेंट या रिसेसिव है। बेटा हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन बता ही नहीं रहा है, हमें ये बता रहा है कि चिल्ड्रन जो लाइट कलर आईज होंगे ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स जो होंगे वो लाइट कलर आईज होंगे, है ना। अब लेकिन ये नहीं बता रहा हमें कि जो लाइट कलर आई है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है ना। तो हम इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन हम इस आंसर में नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट चलें, आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेट कोट कलर इन डॉग्स, कि जो डॉग का स्किन कलर होगा वो हमारे पास किस तरह से होगा। तो हम चलते हैं इसको लेके कैपिटल बी क्रॉस करते हैं स्मॉल बी के साथ, क्या एक ये गैमेट होगा, एक ये गैमेट, एक ये, तो हमारे पास किस तरह से प्रोजेनी होगी, ठीक है। तो सारे के सारे जो होंगे वो किस तरह से होंगे, डार्क। क्यों, क्योंकि ये जो है वो डार्क टाइप है, ये लाइट टाइप है। आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स, तो डॉग में जो डोमिनेंट कोट कलर होगा वो कैपिटल बी होगा। क्लियर हो गया। ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल, इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, तो हमारे पास इस तरह की पॉसिबिलिटी आई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है explain how sexual reproduction give rise to more viable variation than asexual reproduction। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशंस आने के। क्यों? क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जब 2 इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस होता है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन पेरेंट एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय अनदर पेरेंट। तो जो हमारे पास इंडिविजुअल डेवलप होता है उनमें आधे क्रोमोसोम के कैरेक्टर एक पेरेंट के होते हैं और आधे क्रोमोसोम के कैरेक्टर जो होते हैं वो दूसरे पेरेंट से होते हैं। दैट मीन्स दिस इज ए हाइब्रिड, है ना, जिसमें हाफ कैरेक्टर जो है वो मदर पेरेंट के हैं, हाफ जो है वो फादर पेरेंट के हैं। और कोई चेंज अगर इसके क्रोमोसोम में आती है तो वो हमारे पास यहाँ पे भी शो होगी, है ना। तो सेक्सुअल, और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इधर बाय डिवीजन, बडिंग या किसी भी प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो जो इतने ज्यादा वेरिएशंस होते हैं वो आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वायबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? अब ये इंडिविजुअल जो है इसके एक क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया कोई चेंज आई, अब ये ट्रांसफर होगी टू नेक्स्ट जनरेशन, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर ये यूजफुल वेरिएशन होगी, है ना, तो ये क्या होगी, ये ट्रांसफर होती जाएगी अलग जनरेशन में और एक्यूमुलेशन होके मतलब एक इंडिविजुअल जो होगा वो अपने बीच में कुछ ऐसे नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगा जो उस इन्वायरमेंट में उसको रहने के लिए फिट बनाएंगे। तो इससे आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग गैप ऑफ टाइम, इससे एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी जिसमें कुछ हद में नए कैरेक्टर्स होंगे जो उसको अलग करेंगे टू द पेरेंट वन, और जिससे न्यू क्रिएचर की फॉर्मेशन नहीं होती है, न्यू मतलब ट्रेड्स की फॉर्मेशन होती है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा डेवलप होता है जिसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसके पिछली वाली प्रोजेनी से, ठीक है। हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड इन प्रोजेनी? इक्वल जेनेटिक कॉम्बिनेशन किस तरह से, हमने अभी भी पीछे इसको पढ़ा कि जो हमारे पास फीमेल पेरेंट है वो XX कंट्रीब्यूट करती है और जो मेल होता है वो XY कंट्रीब्यूट करता है, और ये इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। अब ये जो एक सेल है इसमें और भी क्रोमोसोम होंगे लेकिन हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, मियोसिस होगी, हमारे पास इस तरह के गैमेट की फॉर्मेशन होगी, है ना। तो हाफ जो होंगे वो एक पेरेंट से आएंगे, हाफ दूसरे पेरेंट से आएंगे, हाफ एक पेरेंट से आएंगे, हाफ दूसरे पेरेंट से आएंगे, है ना। तो हाफ ही एट ए टाइम इसके साथ फ्यूजन हो सकती है या इसके साथ फ्यूजन हो सकती है, इसके साथ फ्यूजन हो सकती है या इसके साथ फ्यूजन हो सकती है। तो इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो रही है फ्रॉम द फीमेल पेरेंट एज वेल एज फ्रॉम द मेल पेरेंट। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट। Only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in a population। मतलब only variation, सिर्फ वो variation that provide an advantage to an individual organism, जो एक individual organism को कोई advantage provide कर रही है, will survive in a population। सिर्फ वही population में survive करती हैं। Do you agree with this statement? भाई मैं तो नहीं एग्री हो रही इस स्टेटमेंट से। वो क्यों? उसका रीजन ये है कि हमने वेरिएशंस पढ़ी, हमने जाना कि कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो यूजफुल वेरिएशंस होती हैं। अब मैं अपनी स्टेटमेंट बता रही हूँ, मुझे आपका बतानी, ठीक है। आप देखो, आप समझो इसको, जो मुझे लग रहा है उसके मेरे हिसाब से ये है कि कुछ वेरिएशन यूजफुल होती हैं, कुछ न्यूट्रल वेरिएशंस होती हैं। मतलब हो भी तो इंडिविजुअल में कोई हो भी या नहीं भी हो तो इंडिविजुअल में खास फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो हार्मफुल वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। यूजफुल ट्रांसफर होती हैं, कभी कभी हार्मफुल भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ओनली वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। मतलब यूजफुल वेरिएशन सर्वाइव करती हैं पॉपुलेशन में। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाई और व्हाई नॉट? अगर हम यूजफुल वेरिएशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होंगी, उसको एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं
कि अब जैसे कोट थिक फर प्रेजेंट इन दोज एनिमल्स विच लिव इन विंटर एरिया, है ना, मोटी उनके ऊपर परत प्रेजेंट होती है। वो कोट की जो थिकनेस है, कोट का कलर भी इवन उनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि वाइट कलर का कोट होगा तो कलर होगा और उनको ज्यादा सोलर रेडिएशंस बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उनको क्या होगा, मतलब वो रिफ्लेक्शन होगी, है ना, तो वो उस कंडीशन में रह पाएंगे आराम से। और जो थिक जो कोट होगा वो उनकी बॉडी से हीट जो है वो कूल कंडीशंस में बाहर नहीं जा पाएंगी, तो वो आराम से रह पाएंगे। ये आ गई यूजफुल वेरिएशन। न्यूट्रल वेरिएशन की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन आई कलर है, किसी की ब्लैक आई कलर है, ग्रीन आई कलर है, ब्लू आई कलर है, ब्राउनिश आई कलर है, तो ये मतलब ये क्या एक, हाँ ये ब्यूटी के लिए हो सकती है कि वो ब्यूटी एक इंडिविजुअल की आईज की ब्यूटी बढ़ाएगा, बट अगर सबकी ब्लैक आईज हो तो इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इस तरह के वेरिएशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल वेरिएशन। तो हार्मफुल वेरिएशंस वो होती हैं जैसे कोई डिफेक्ट आ गया किसी एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में, कोई जीन लेवल पे डिफेक्ट आ गया तो वो ट्रांसफर हुई, उसने ऐसे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन की जिसमें मतलब कुछ एबनॉर्मैलिटीज थी, है ना, तो इससे क्या हुआ, ये जो मतलब हार्मफुल वेरिएशंस भी ट्रांसफर हुई, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि क्या सिर्फ वेरिएशन जो प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल को एडवांटेज वो ही सरवाइव करती है? नहीं, सारी की सारी तो सरवाइव कर रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अब इस चैप्टर को बेटा हमने डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है, हर एक टॉपिक सब टॉपिक को डिटेल से जानने की कोशिश करी है। तो अब आपका पार्ट है कि आप रिवीजन इसकी ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ये चैप्टर जो होगा वो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।